नमस्ते। रूस और यूक्रेन के युद्ध पर ये वीडियो का दूसरा भाग है। तो अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये एक ऐसी जानकारी है जो आपको कोई मीडिया वाला, मतलब किसी मीडिया चैनल में हिम्मत नहीं है कि ये जानकारी आप तक ला सके। और मीडिया वालों की तो छोड़ो, जो अल्टरनेटिव मीडिया कहते हैं अपने आप को, यूट्यूब पे जो अपने चैनल चलाते हैं, उनमें भी हिम्मत नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक ला सके। वो सिर्फ पुतिन को गाली देंगे, रशिया को गाली देंगे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो छुपा करके रखेंगे। वो इस पूरे के पूरे कहानी में ऐसा दिखाएंगे कि सिर्फ दो ही पार्टी है, एक है यूक्रेन, एक है रशिया। ना अमेरिका है, ना और कोई देश है, ना कुछ है। वो उनके हिसाब से सिर्फ दो देश है और जो विलन है वो रशिया है। लेकिन कहानी थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि रियल लाइफ में जनरली कहानियाँ कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी सिंपल नहीं होती। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जितने भी वेस्टर्न मीडिया है और उसमें आप थोड़े बहुत इंडियन मीडिया को भी जोड़ लो, और ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स को भी जोड़ लेना, ध्रुव राठी जैसे, उन लोगों को भी आप जोड़ लो। वो आपको ये नहीं बताएंगे, या फिर वो कहानी शुरू करेंगे क्राइमिया से, 2014 क्राइमिया से। लेकिन उसके पहले की कहानी वो उस पर मौन रहते हैं, और वो कहानी क्या है अब मैं वो आपको बताऊंगा। 2010 में जब यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, माने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुए वहां पर, तो वहां पर जो चुन करके आए, जो चुनाव जिन्होंने जीता, उनका नाम था विक्टर यानुकोविच। तो विक्टर यानुकोविच चुनाव जीतते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और लगभग 3-4 साल उनकी सरकार अच्छी चलती है। 2013 नवंबर में यानुकोविच नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, और अगर वो नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाते, माने वो सफल हो जाते, तो यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौता भी वो कर लेते। लेकिन कई सारे कारणों के चलते वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, और वो जो समझौता था, अग्रीमेंट था, वो पोस्टपोन हो गया। यूक्रेन में जो लोग चाहते थे कि यूक्रेन ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ कोई पार्टनरशिप करे या डील करे, उन लोगों को बहुत ये बुरा लगा कि यानुकोविच ने क्यों नहीं डील किया यूरोपियन यूनियन के साथ। तो उन लोगों ने वहां पर विरोध शुरू कर दिया, और कहा जाता है, ऑफिशियल वर्जन, वेस्टर्न मीडिया का ऑफिशियल वर्जन ये कहता है कि वो उन्होंने शुरू किया, फिर बढ़ते बढ़ते वो प्रोटेस्ट जो है रेवोल्यूशन बन गया, और उन्होंने उसका नाम दिया रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। और कीव, जो कई सारे वेस्टर्न जर्नलिस्ट उसको कीव भी कहते हैं, जो कैपिटल है यूक्रेन का, राजधानी है यूक्रेन की, कीव में एक जगह है जिसका नाम है इंडिपेंडेंस स्क्वायर। इसको मैदान भी बोलते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जुड़े, और वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करी, या फिर इन लोगों के अनुसार वहाँ पे एक रेवोल्यूशन को खड़ा किया गया। नवंबर में जब वहाँ पर विरोध शुरू हुआ, तो वो विरोध एक शांतिपूर्ण विरोध था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन समय के साथ ये बदलता गया। वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे लोग या ऐसे ग्रुप्स जुड़ते गए जिन्होंने हिंसा करना शुरू किया। उन्होंने पुलिस पर मोलोटोव कॉकटेल्स, या जिसको पेट्रोल बॉम्ब भी कहते हैं, वो उन्होंने पुलिस पर गिराए, और पुलिस पर उन्होंने बुलडोज़र चलाया, और पुलिस को उन्होंने मारा, पीटा, काफ़ी कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से वहाँ पर शांति बनाए रखना बहुत कठिन हो गया था। फरवरी में पहुँचते-पहुँचते, माने नवंबर 2013 में ये विरोध शुरू हुआ, और फरवरी 2014, फरवरी 2014 में पहुँचते-पहुँचते ये विरोध या प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा हिंसक या वॉयलेंट हो गया। वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिसको पूरी तरीके से अभी भी समझा नहीं गया है।
फरवरी के अंत तक मैदान में लगभग 100 प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके थे। इनमें से कई प्रोटेस्टर्स की मौत गोली लगने के कारण हुई थी। उस समय यूक्रेन से कुछ ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जो प्रोटेस्टर्स वहाँ पर मर रहे थे वो स्नाइपर्स की गोलियों की वजह से मर रहे थे। और कई सारे मीडिया वालों ने ये कहा कि यानुकोविच ने अपनी ही देश की जनता को, अपनी ही देश के प्रोटेस्टर्स को स्नाइपर्स के द्वारा मरवा दिया। लेकिन इस बात को मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि यूक्रेन की सरकार ने या यानुकोविच ने प्रोटेस्टर्स को मरवाने के लिए या मारने के लिए ऑर्डर दिया होगा, क्योंकि वहाँ पर जितने प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए थे उन सबको मारना तो असंभव था। और अगर वो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को मार भी देते तो अगले दिन वहाँ पर और भी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स जमा हो जाते और यानुकोविच को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा करने से यानुकोविच को तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, सिर्फ नुकसान ही होने वाला था। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि प्रोटेस्टर्स को मरवाने से किसको फ़ायदा होगा। जब इतने सारे प्रोटेस्टर्स मर जाते हैं तो देश की जनता में आक्रोश पैदा होता है सरकार के विरुद्ध। तो क्या इसीलिए इन 100 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को मारा गया, ताकि देश की जनता में आक्रोश पैदा किया जा सके और फिर उसका इस्तेमाल किया जा सके यानुकोविच को अपने पद से हटाने के लिए। तो इतने सारे लोगों के मरने से लोगों के मन में, जो वहाँ पे और भी प्रोटेस्टर्स थे, उनके मन में इतना सारा गुस्सा आया और उसके चलते वहाँ पर अंत में यानुकोविच को रिज़ाइन करना पड़ा और वो इनफैक्ट कहा यह जाता है कि वो रशिया को भाग गए। और भागने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यूक्रेन में दोबारा चुनाव बुलाई गई और दोबारा एक नई सरकार बनाई गई। वेस्टर्न मीडिया या प्रो अमेरिकन मीडिया या फिर जो यूक्रेनियन मीडिया है 2014 के बाद, वो ये बात कभी नहीं बताते कि ये जो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन हुआ, सो कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, तो इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसने किया, इसका फंडिंग किसने किया, पैसे कहाँ से आए और किसके इशारों पे ये पूरा खेल चला। तो इन प्रोटेस्टर्स ने पुलिस को वहाँ पर मारा भी और पुलिस पर कई सारे इंसिडेंट्स में उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल, जिसको पेट्रोल बॉम्ब बोलते हैं, वो भी उन्होंने डाला। तो यहाँ पर जो सब कुछ हो रहा था ऐसे टाइम पे जहाँ पे इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, उस समय जो अमेरिकन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनका नाम है विक्टोरिया न्यूलैंड। विक्टोरिया न्यूलैंड उस समय, माने 2013 और 2014 के समय, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर यूरोपियन एंड यूरेशियन अफेयर्स हुआ करती थी। मतलब जो विदेश मंत्रालय है, उस मंत्रालय में इस महिला का काम था यूरोप और यूरेशिया, मतलब जो यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है, वहाँ की सारी फॉरेन अफेयर्स संभालने का काम इस महिला को दिया गया था। ये उसका गवर्नमेंट जॉब था। तो जब ये वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था तो, और वहाँ की सरकार, यानुकोविच की सरकार, जो यूक्रेन की सरकार है, वो कोशिश कर रही थी कि शांति बनाए रखी जाए, तब विक्टोरिया न्यूलैंड वहाँ पर जाती है और प्रोटेस्टर्स के बीच में जाने के बाद उन लोगों के लिए खाना देना, उन लोगों के साथ बात करना, उनको प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना कि एक तो ये लोग वहाँ की पुलिस पर मोलोटोव कॉकटेल्स डाल रहे हैं, मतलब पेट्रोल बम डाल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर ये जाकर के और भी ज़्यादा उनको एनकरेज कर रही है कि हाँ आप काम करो और भी काम करो। ये हो रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा। और उसके बाद जो उस समय के सेनेटर हुआ करते थे अमेरिका के, जॉन मैकेन, आप गूगल करिए, मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा दूंगा, तो जॉन मैकेन, और वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। जॉन मैकेन वहाँ पर जाते हैं और इन सब लोगों के बीच में जाकर के भाषण भी देते हैं और उनसे कहते हैं कि अमेरिका आपके साथ है, आप लड़िए। माने इस सरकार को गिराने के लिए, जो सरकार वहाँ पर यूक्रेन की जो सरकार है, उस सरकार को गिराने के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग लड़ रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए जॉन मैकेन, जो यूएस के एक सेनेटर है, वहाँ जाकर के पब्लिक में, सबके सामने, मीडिया में आकर के भाषण देते हैं। तो ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस हुआ। This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve.
In less than 2 months, U.S. Assistant Secretary of State Victoria Nuland is making her second visit to Ukraine, where anti-government protesters have received the full support and backing of Washington. Now, U.S. officials say this trip is aimed towards aiding the country in forming a new government and helping Ukrainians fulfill their democratic aspirations. Now, back in December, it was the stomachs of protesters that Ms. Nuland helped fill as she walked around Kyiv's Independence Square handing out snacks. मान लीजिए भारत में ही कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट चल रहा होता और उस आंदोलन में शामिल होने के लिए किसी अन्य देश के विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय में काम करने वाले किसी भी सचिव का भारत आना होता है और वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और प्रोटेस्टर्स सबसे मिलते हैं, उनको खाना देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक फॉरेन कंट्री हमारे देश के इंटरनल मैटर में दखल दे रही है? लेकिन यूक्रेन में यही हुआ, सबके सामने हुआ, न्यूज़ चैनल्स के सामने हुआ, दिन की रोशनी में हुआ। तो ये सारे संकेत मिल रहे थे कि ये सारा का सारा जो प्रोटेस्ट है इसको मैनेज किया जा रहा है अमेरिका से। जो CIA है या CIA की जो कटआउट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको मैनेज कर रहे हैं। कहने के लिए ये प्रोटेस्ट है लेकिन इसको पीछे से फंडिंग और इसका पीछे से पूरा मैनेजमेंट अमेरिका कर रहा है, ऐसे संदेह लग रहे थे इन सबको देखने के बाद। लेकिन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि कई बार पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम जब बात करते हैं तो प्रूफ बहुत मुश्किल होता है ढूंढना, एविडेंस ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इस केस में एविडेंस है। जो मैंने आपको बताया, विक्टोरिया न्यूलैंड जो अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो विदेश मंत्रालय में काम कर रही है यूरोपियन अफेयर्स के लिए, उस लेडी का, उस गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हो जाता है और उसको इंटरनेट पे रिलीज़ कर दिया जाता है। और उस फ़ोन कॉल में ये लोग बात कर रहे हैं, वो जो वहाँ की एम्बेसडर, वहाँ का एम्बेसडर है, अमेरिकन एम्बेसडर इन यूक्रेन, वो बंदा पायट और विक्टोरिया न्यूलैंड दोनों की बातचीत चल रही है कि जब यानुकोविच जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, जब उनको हटा दिया जाएगा, जब उनको गिरा दिया जाएगा, तो अमेरिका किस बंदे को या किस व्यक्ति को या किस महिला को लीडर के रूप में देखना पसंद करेंगे। तो वहाँ पे वो बात कर रहे हैं। मैं आपको पूरा इसका ट्रांसक्रिप्ट एक बार आपको सुना भी देता हूँ और आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के बता भी देता हूँ। तो ये कह रही हैं, आई थिंक याट्स इज द गाय हुज गॉट द इकोनॉमिक एक्सपीरियंस, द गवर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर न्यूलैंड कह रही है याट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आर्सेनी यात्सेन्युक नाम के एक पॉलिटिशियन है वहाँ पर यूक्रेन में। तो विक्टोरिया न्यूलैंड ये कह रही है कि जब यानुकोविच को गिरा दिया जाएगा तो इस बंदे को हमें लीडर बनाना चाहिए। But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yachts. And I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think, what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yachts is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week. I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? और आप जानते हैं मजे की बात क्या है? यानुकोविच के गिरने के बाद अगला जो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट तो नहीं, लेकिन अगला जो प्राइम मिनिस्टर बना वो यही बंदा था, यात्सेन्युक। तो आप देख रहे हैं कैसा गेम चलता है यहाँ पर, मतलब अमेरिका क्या गेम खेल रहा था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सो कॉल्ड रेवोल्यूशन है, इसको मैनेज किया गया अमेरिका से। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो सारे के सारे लोग वहाँ पे आए थे विरोध करने के लिए
वो सब अमेरिका के एजेंट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग जेन्युइनली प्रोटेस्ट करने भी आए होंगे डेफिनेटली, लेकिन उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए जो पुलिस पर अटैक कर रहे थे, और उन लोगों पर अमेरिका का आशीर्वाद था, और उन लोगों को फाइनेंशियल बैकिंग अमेरिका से मिल रही होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विक्टोरिया न्यूलैंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल वो बात कर रही है कि अगला लीडर कौन होगा यूक्रेन का, वो चुन रहे हैं। वहाँ की जनता नहीं चुन रही है इलेक्शन में, अमेरिका वाले चुन रहे हैं बिना किसी इलेक्शन के। वो चुन रहे हैं कि यूक्रेन का अगला लीडर कौन होगा। और जैसे मैंने कहा, अगला प्राइम मिनिस्टर यात्सेन्युक ही बना। ये तो बात हुई अमेरिकी विदेश मंत्रालय की या स्टेट डिपार्टमेंट की। लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के अलावा वहाँ पे और भी कुछ ऐसी शक्तियाँ थी या संस्थाएं थी जो पर्दे के पीछे काम कर रही थी। उनमें से एक है NED, या उसका फुल फॉर्म है नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ये एक, कहने के लिए तो ये NGO है, लेकिन इसकी फंडिंग आती है अमेरिकी सरकार से। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी को शुरू किया गया नवंबर 1983 में। इसके दो फाउंडर्स हैं, या को फाउंडर्स आप कह सकते हैं, कार्ल गर्शमैन और एलन वाइनस्टीन। तो ये वो संस्था है जो ग्राउंड लेवल पे काफ़ी कुछ मैनेज किया। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी के जो को फाउंडर है एलन वाइनस्टीन, उन्होंने 1991 में एक इंटरव्यू दिया था, और उसी इंटरव्यू को मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बंदा यहाँ पर ओपनली वो खुद कह रहा है। वैसे आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए कि इस पूरे वीडियो में मैंने जो भी आपको सोर्सेज दिए हैं वो सारे ऑफिशियल सोर्सेज हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है कि ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। यहाँ पे मैंने किसी भी मतलब इंटरनेट में किसी ने भी कुछ भी लिख दिया, मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ये सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया में मेन स्ट्रीम आउटलेट्स के द्वारा कवर की गई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बंदा ओपनली अभी कह रहा है, आप देखो ये क्या कह रहा है। तो एक समय हुआ करता था, मान लो 1950 या 60 के दशक में, जब किसी देश में जाकर के अगर किसी दूसरे गवर्नमेंट को गिराना हो और वहाँ पे आपके पपेट को इंस्टॉल करना हो, तो ये सारा काम करती थी CIA। जैसे उन्होंने ईरान में किया 53 में, ग्वाटामाला में किया 54 में, और कॉन्गो में किया 61 में, और दुनिया भर में वो करते ही आ रहे हैं। ये अमेरिका का चरित्र है, बट उस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा। पूरी दुनिया में अमेरिका ने यही किया, लेकिन ये सारा काम होता था CIA के द्वारा, तो इसलिए CIA काफ़ी बदनाम हो गई। तो 1980s के बाद जब रोनाल्ड रेगन वहाँ के प्रेसिडेंट बने US में, तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। तो जो भी काम CIA पहले सीक्रेटली करता था, 1980s के बाद से स्लोली क्या हो गया, बहुत सारे ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस NGOs आ गए, और अमेरिकी गवर्नमेंट उन NGOs को फंड करता, और वो NGOs आगे जा कर के ये सारा गेम खेलते, और वो रिजीम चेंज करते, या फिर वो कू करते वहाँ पर जाके। कू का मतलब होता है किसी भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट को आप हटा दो, और वहाँ पे किसी भी तरीके से, इलीगल हो या फिर मिलिट्री को भेज करके किसी भी तरीके से आप उसको हटा दो, और उनके जगह पे आप किसी और को इंस्टॉल करो, आपके पपेट को। तो उसको कहते हैं कू, COUP, कू। कुछ लोग कूप भी कहते हैं उसको। तो ये सारा जो काम है, कू ऑर्केस्ट्रेट करना वगैरह, ये सारा का सारा काम CIA किया करती थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम था। लेकिन 1980s के बाद से ये जो काम सीक्रेट में हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा ओपन में होने लगा, और NGOs करने लगी बहुत सारा ये काम। तो इस आर्टिकल के पहले लाइन में वही है, वो वही बोल रहे हैं कि द वर्ल्ड डज नॉट रन इन सीक्रेट एनी मोर, वी आर नाउ लिविंग इन द एज ऑफ ओवर्ट एक्शन। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं उसको कोवर्ट एक्शन कहते हैं। कोवर्ट मतलब सीक्रेट, जो छुपा करके की जाती है, जो जिसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, पीछे मतलब पर्दे के पीछे से वो काम करते हैं। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि अभी युग आ गया है ओवर्ट एक्शन का, ओपन एक्शन का युग आ गया। तो ये बंदा बोल रहा है जिसने आर्टिकल लिखा है। बट मैं आपको यही बताता हूँ कि एलन वाइनस्टीन ने क्या किया। और एलन वाइनस्टीन खुद जो NED का फाउंडर है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी का फाउंडर है, उसके शब्द देखिए क्या है। अ लॉट ऑफ व्हाट वी डू टुडे वाज डन कोवर्टली 25 years ago by the CIA, अग्रीज वाइनस्टीन। मतलब ये बंदा बोल रहा है कि जो NED काम आज कर रहा है, नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी जो काम आज कर रहा है दुनिया भर में, ये हम वही काम कर रहे हैं जो CIA करती थी पिछले 25 साल से। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि CIA वो काम छिप छिप के करती थी, हम ओपनली करते हैं। हम NGO वाले ओपनली करते हैं, CIA वो काम सीक्रेटली करती थी।
तो ये इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ आपको क्या मिलेगा कि एनईडी खुद बोल रहा है कि भाई हम सीए का काम करते हैं, हम स्टेट डिपार्टमेंट का काम करते हैं, हम उन लोगों को गिराते हैं जो अमेरिका के खिलाफ है, हम उन लोगों को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाते हैं जो अमेरिका के पिट्ठू हैं। ये बहुत क्लियर है, इससे ज़्यादा क्लियर प्रूफ शायद ही आपको कहीं मिलेगा। एनईडी के बारे में और इस यूक्रेन के पूरी समस्या पर अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो के अंत में आपको एक डॉक्यूमेंट्री रेकमेंड करूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। 1.5 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो जब ये पूरा का पूरा खेल कंप्लीट हुआ, ये पूरा का पूरा गेम कंप्लीट हुआ, तो तब उसके बाद अमेरिका ने प्रेसिडेंट बनाया पेट्रो पेरोशेंको को प्रेसिडेंट बनाया। ये बंदा क्योंकि अमेरिका का पपेट था, ये सारे काम वही करता जो अमेरिका इससे करवाना चाहता, और ये बहुत ज़्यादा एंटी रशिया था। तो जब पेरोशेंको प्रेसिडेंट बने तो वो न केवल रशिया के विरोधी थे, बल्कि यूक्रेन में जो यूक्रेन की जनता रशियन लैंग्वेज बात किया करती थी, रशियन भाषा बोला करती थी और जो मानती थी कि रशियन उनकी अपनी भाषा है, उन लोगों को भी उन्होंने अटैक करना शुरू किया और उनको दरकिनार कर दिया अपने ही देश में। जब पोरोशेंको वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो रशियंस के ऊपर वहाँ पर दमन और ज़्यादा हो गया। और यूक्रेन का जो ये हिस्सा है, आप इस मैप को देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लाल रंग का हिस्सा है वहाँ पर वो लोग हैं जो रशियन भाषा को अपनी मानते हैं, और जो ऑरेंज कलर में है वो लोग हैं जो यूक्रेनियन भाषा को बोलते हैं या फिर रशियन भाषा को भी बोलते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर डिफ्रेंसिएशन है। जैसे मान लो आपने कोई किसी बंदे ने ड्रॉ किया हो, लाइन डाला हो किसी ने, तो इतना क्लियर डिफ्रेंसिएशन है कि जो ईस्ट साइड है, माने जो राइट साइड पे है, वो सारे के सारे रशियन अपना मतलब मेजॉरिटी वहाँ पे मानते हैं कि रशियन उनकी अपनी भाषा है और रशिया से वो काफ़ी क्लोज है, मानते हैं अपने आप को। और जो लेफ्ट साइड पे है, माने जो वेस्टर्न यूक्रेन है, वो मानते हैं कि वो रशिया से अलग है और वो चाहते हैं कि रशियन लैंग्वेज और मतलब रशिया की भाषा उन सबसे वो जितना दूर हो सके उतना दूर रहें, वो उनको सिर्फ अपनी यूक्रेनियन भाषा ही पसंद है। और जो लोग रशियन भाषा को अपनी स्वयं की भाषा मानते हैं वो उन लोगों से भी नफरत करते हैं। तो आप रशियन पर्सपेक्टिव से, जैसे कोई रशियन नागरिक इस सारी चीज़ों को देखता है, या फिर जैसे कोई रशियन प्रेसिडेंट पुतिन मान लीजिए इन सारी चीज़ों को देखता है, आप उस एंगल से भी एक बार देखकर सोच करके देखिए कि नेटो ने अपना प्रॉमिस ब्रेक, मतलब अमेरिका ने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, उन्होंने नेटो को एक्सपेंड किया, फिर यूक्रेन को मेंबरशिप ऑफर करने की कोशिश करी, यूक्रेन में सरकार को गिरा दिया और वहाँ पे एंटी रशियन गवर्नमेंट को खड़ा कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रशिया में मुझको लगता है कि रशिया का एक लेजिटिमेट रीज़न है, वो कोई गलत रीज़न नहीं है, वो सही रीज़न है, वो अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो किया सो किया, अब देखते हैं आगे क्या होगा, इस वॉर में कब खत्म होगा, पुतिन क्या करेंगे, और अभी तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, मतलब कुछ पता नहीं है, देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो का दूसरा भाग यहीं पे समाप्त होता है, कल तीसरा भाग पोस्ट किया जाएगा। धन्यवाद।